इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है उनमें से एक है। सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ईरान में मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन टिग्रिस एंड यूफ्रेटस जो रिवर है उनके बैंक पर फ्लोरिश एंड डेवलप हुई थी। आप मैप के थ्रू व्यू कर सकते हो, यहाँ पर मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन ईरान में डेवलप हुई और ये जो एरिया है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो ज़्यादातर साइट्स हैं वो इंडस रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बैंक पर फ्लोरिश एंड डेवलप हुई थी, इसीलिए इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की फर्स्ट साइट जिसका एक्सकेवेशन किया गया था वो थी हड़प्पन साइट, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इस सिविलाइजेशन का एक नाम हो रहा है सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन। इसका कारण ये है कि 1947 में जब हम इंडिपेंडेंट हो गए थे और इंडिया दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, इंडिया एंड पाकिस्तान, तो हमने ये देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की ज़्यादातर जो साइट्स हैं वो पाकिस्तान में चली गई। इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सरस्वती रिवर जो इंडिया में एक डोरमेंट स्टेज में प्रेजेंट है उसके बैंक के ऊपर बहुत सारी साइट्स को एक्सप्लोर किया, डिस्कवर किया और इसीलिए इस सिविलाइजेशन को सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अब ये तो हो गई जनरल अवेयरनेस की बात। अब हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स जहां से हमारे मेंस में क्वेश्चंस बन सकते हैं। यूपीएससी मेंस जिसका जो जीएस पेपर 1 होता है जहां पर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। और स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं वहां पर भी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन में इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको लेकर के क्वेश्चन आ सकते हैं। जो अदर एग्जाम्स होते हैं वहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनको लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स में अगर हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको याद होने चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि यहाँ पर जो भी टाउन प्लानिंग की गई, मतलब जो भी टाउन यहाँ पर डेवलप हुए थे वो वेल प्लान थे, मतलब ग्रिड सिस्टम के अंडर उनको वेल प्लान तरीके से डेवलप किया गया था। और ये एक कंटिन्यूइंग फीचर है। प्रेजेंट टाइम में भी हमारे जो चंडीगढ़ सिटी है उसको वेल प्लान तरीके से डेवलप किया गया था। ओके, ये कंटिन्यूइंग फीचर इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि मेंस में आपको कनेक्ट करके क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कौन से फीचर ऐसे हैं जो प्रेजेंट टाइम में भी हम फॉलो कर रहे हैं। तो एक तो ये फीचर है कि प्रेजेंट टाइम में भी हम जो हमारी सिटीज हैं उनको वेल प्लान तरीके से डेवलप करने की, एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में स्मार्ट सिटी स्कीम जो है। इसके अलावा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें बर्न्ट ब्रिक्स को यूज़ किया गया था। कंटिन्यूइंग फीचर है, आज भी हम हमारी कंस्ट्रक्शन साइट्स, हमारे जो हाउसेज हैं वहाँ पर बर्न्ट ब्रिक्स यूज़ की जाती हैं। ओके, लेकिन जो ईरान की मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन हमने देखी वहाँ पर मड ब्रिक्स को यूज़ किया गया था। मड ब्रिक्स मतलब उनको पकाया नहीं गया था, उन ब्रिक्स को सिर्फ कच्ची मिट्टी से जो ब्रिक्स बनी थी उन्हीं का यूज़ किया गया था यहाँ पर हाउस बनाने के लिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ड्रेनेज सिस्टम था वो काफ़ी अंडरग्राउंड था और काफ़ी वेल प्लान तरीके से उसको डेवलप किया गया था। इससे पता चलता है कि उस इंडस वैली सिविलाइजेशन में सैनिटेशन, हाइजीन का हाई लेवल पर ध्यान रखा गया था। इसके अलावा वहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम था उसमें ग्रेजुअल स्लोप भी रखा गया था ताकि जो पानी है वो कहीं भी रुके ना। इसके अलावा उसमें होल्स बनाए गए थे वहाँ पर स्ट्रीट में ताकि बीच बीच में उनका इंस्पेक्शन किया जा सके, ताकि जो कचरा है, जो वेस्टेज है वो यहाँ पर रुकावट पैदा ना कर सके। तो इससे आपको पता चलता है कि वहाँ के जो पीपल थे, वहाँ की जो पॉपुलेशन थी, उनको कितनी अवेयरनेस थी। ओके, इसके अलावा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी हमें पोट्री मिलती है। अब देखो, पोट्री जब भी डेवलप होती है जब एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से डेवलप था। इससे ये लगता है कि उस टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर जो था वो वेल तरीके से डेवलप था, क्योंकि जब एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है तभी उसको स्टोर करने के लिए, उस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को स्टोर करने के लिए ही पोट्री की ज़रूरत होती है। ओके, उस टाइम की हमें सील्स मिलती हैं। सील्स मतलब ट्रेड होता था, ठीक है, और ट्रेड तो कंटिन्यूइंग फीचर है, अभी भी हमारे यहाँ पर ट्रेड होता है। एग्रीकल्चर भी वेल डेवलप्ड है प्रेजेंट टाइम में भी। इसके अलावा उस टाइम की हमें स्क्रिप्ट भी मिलती है, मतलब उन्होंने कुछ लिखा था वो हमें मिलता है। हालांकि जो स्क्रिप्ट है उसको अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है, मतलब पढ़ा नहीं जा सका है कि उन्होंने क्या लिखा था। लेकिन हमें पता चलता है कि जो इंडस की जो स्क्रिप्ट है उसको हम बोस्टोफिडेन के नाम से जानते हैं। बोस्टोफिडेन क्या होता है? देखो, जो हिंदी होती है ना वो हम इस तरीके से लिखते हैं। हिंदी को देवनागरी लिपि में जब आप लिखते हो तो इस तरीके से लिखते हो। उर्दू जो है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ओके, लेकिन इंडस स्क्रिप्ट वो जो है वो ऐसे लिखी जाती है, पहले लेफ्ट टू राइट, फिर उसके बाद में राइट टू लेफ्ट,
फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इससे क्या पता चलता है, कैसे पता चला कि ये इस तरीके से लिखे जाते हैं? जब भी हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो स्टार्टिंग में हम क्या लिखते हैं, बहुत ही खुले खुले तरीके से, मतलब एक वर्ड को यहाँ लिखा, फिर यहाँ लिखा, फिर हमें पता है कि लाइन कम पड़ रही है तो हम क्या करेंगे, लास्ट में आते आते बिल्कुल ऐसे कम कम, मतलब जो स्पेस है बीच का वो बिल्कुल कम कर देते हैं। सेम इसी तरीके से जब उन्होंने दूसरी लाइन यहाँ पर स्टार्ट की तो यहाँ पर जो स्पेस था वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर लास्ट में आते आते यहाँ पर बिल्कुल कम स्पेस हो जाता है वर्ड्स के बीच में, जिससे ये लगता है कि उन्होंने जहाँ पर ख़त्म हो रहा था वहीं से स्टार्ट किया और जहाँ पर ख़त्म हो रहा था वहीं से स्टार्ट किया। इस तरीके की उनकी स्क्रिप्ट थी। ओके, तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो किस तरीके से लाइमलाइट में आई, कैसे पता चला कि यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस रिवर के आसपास में कोई सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन ने इस सिविलाइजेशन को लाइमलाइट में लेकर के आए थे। चार्ल्स मेसन, उस समय हमें पता है कि हमारे इंडिया पर अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का रूल था और ब्रिटिशर्स का इस टाइम एक ही टारगेट था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड करो, यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज हैं उन सबको एक्सकेवेट कर लो और सबको ले जा करके हमें कहाँ चलना है, इंग्लैंड चलना है। तो चार्ल्स मेसन जो है उन्होंने सबसे पहले बताया कि यहाँ पर कोई ना कोई सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम जो है उन्होंने इस हड़प्पा का सर्वे किया था, फर्स्ट सर्वे किया था यहाँ का, और उन्होंने भी बोला कि भाई यहाँ पर कोई सिविलाइजेशन है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। 1856 में लाहौर से कराची के बीच में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। रेलवे लाइन बिछाई जाने का एक ही कारण था कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो, जो डिस्टेंट एरिया है वहाँ पर जो भी रिसोर्सेज हैं उनको मेन सिटीज तक लाया जा सके और मेन सिटी से फिर ट्रेड के थ्रू उनको यूके, इंग्लैंड ले जाया जा सके, इसलिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। जॉन बर्टन और विलियम बर्टन दो भाई थे इंजीनियर, उन्होंने इस एरिया के बारे में पता किया और उन्होंने जो हड़प्पन साइट है वहाँ पर जो बर्न्ट ब्रिक्स हैं उनको एक्सकेवेट करके उनको इस रेलवे लाइन में यूज भी किया था। तब भी ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई ना कोई सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। ओके, 1856 के टाइम में ही अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सेकंड सर्वे किया और उसके बाद में जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने इंग्लैंड जाकर के इस चीज़ के बारे में बताया और फिर 1861 में इंडिया में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश होता है। उस टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग होते हैं और इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फादर के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद में ये सब कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी एस्टेब्लिश हो जाता है, लेकिन फिर भी जो सिविलाइजेशन है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। फिर इंडिया में आते हैं जॉन मार्शल, और जो जॉन मार्शल हैं उन्होंने इन साइट्स के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया और इसीलिए जॉन मार्शल ने 1921 में ये जो हड़प्पा साइट है इसके एक्सकेवेटर के रूप में दयाराम साहनी को अपॉइंट किया। और उसके बाद में 1922 में राखलदास बनर्जी, जिसको आरडी बनर्जी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने मोहनजोदारो जो साइट है, जो लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसको एक्सकेवेट किया था। और 1924 में सर जॉन मार्शल ने सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अनाउंस किया था कि हाँ ऐसी कोई सिविलाइजेशन है और यहाँ पर ओल्डेस्ट टाइम में कोई सिविलाइजेशन यहाँ पर डेवलप हुई थी। तो ये हमने पहले ही देख लिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। एक यहाँ पर हिस्टोरियन हुए थे पिगट, उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदारो को इंडस वैली सिविलाइजेशन की ट्विन कैपिटल्स बोला है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट सिविलाइजेशन के रूप में सिचुएटेड है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ट्राइंगुलर शेप्ड में सिचुएटेड है इंडस वैली सिविलाइजेशन। 3 स्पेसिफिक कंट्रीज में सिचुएटेड है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडिया, पाकिस्तान और उसके बाद में हम देखें अफगानिस्तान। और इस सिविलाइजेशन के टाइम में ब्रोंज का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, इसलिए इस सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन लाइमलाइट में आया। अब हम देख लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का किस तरीके से डेवलप हुआ और किस तरीके से वो डिग्रेड हुई। हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो अर्ली फेज है वो लगभग 3300 टू 2600 BC से है। मतलब ये टाइम पीरियड है जब अर्ली पीरियड था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। मैच्योर हड़प्पन जो फेज है वो 2600 से 1900 BC के बीच का है और लेट हड़प्पन जो फेज है वो 1900 से 1500 BC का है। मतलब एक तरीके से यहाँ पर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो डिग्रेड अवस्था में, एक तरीके से खत्म होने के कगार पर या डिस्ट्रॉय अवस्था में यहाँ पर आने लग गई थी।
अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत सारी साइट्स हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि उसका एक्सटेंशन आप बताइए। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट जो साइट है वो है कश्मीर में चेनाब रिवर के बैंक पर, उसका नाम है मांडा। सबसे सदर्न मोस्ट साइट का नाम अगर देखें तो महाराष्ट्र में दैमाबाद, ये प्रवरा जो रिवर है उसके बैंक के ऊपर डेवलप हुई थी। और यहाँ पर ईस्टर्न मोस्ट साइट का अगर हम देखें तो यूपी में जो मेरठ है वहाँ पर है आलमगीरपुर, और हिंडन जो रिवर है उसके बैंक के ऊपर ये साइट डेवलप हुई थी। और सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइट की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में है सुत कांगडोर, और ये दास्क जो रिवर है उसके बैंक के ऊपर फ्लोरिश हुई थी। इस चीज़ से आपको पता चलता है कि उस टाइम जो भी सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी वो कोई ना कोई रिवर के बैंक के ऊपर फ्लोरिश हुई थी। इसका मेजर रीजन ये है कि वाटर की अवेलेबिलिटी, कि वाटर जो है वो इजीली अपने जो डेली यूज़ के लिए, और जो अगर हम इरिगेशन करें, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करें तो उसके लिए भी वाटर इजीली अवेलेबल हो सके। इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स को स्टडी करने के बाद में अब हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है हड़प्पा साइट। जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की फर्स्ट साइट जिसका सबसे पहले एक्सकेवेशन किया गया था उस साइट का नाम है हड़प्पा साइट। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा साइट का एक्सकेवेशन किया था दयाराम साहनी ने, और ये जो हड़प्पा साइट है वो रावी रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है। पाकिस्तान का जो मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है और प्रेजेंट टाइम में जो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये हड़प्पा साइट सिचुएटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इससे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या तो आपकी जो भी साइट है उसको मैच कर लिया जाएगा कि वो कौन सी रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है, या फिर कौन सी साइट से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग्स मिली हैं, इनको लेकर के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको व्यू करने हैं, उसमें देखना है कि इस टॉपिक को लेकर के किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर उसमें क्वेश्चन उस साइट के एक्सकेवेटर से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं कि मतलब किसने उस साइट को उत्खनन किया था, तो ये जो नेम है वो भी आपको याद करने हैं। अब हम देख लेते हैं कि हड़प्पा साइट से हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग्स मिली हैं। सबसे पहले वहां पर रेड सैंड स्टोन मेल टोर्सो मिला है, इमेज के थ्रू आप व्यू कर सकते हो। इसके अलावा वहां पर लिंगम एंड योनी के स्टोन सिंबल मिले हैं, डाइस मिला है। डाइस एक कंटिन्यूइंग फीचर है, आज भी प्रेजेंट टाइम में हम डाइस प्ले करते हैं और हम रेगुलर लाइफ में इसको फॉलो करते हैं। कंटिन्यूइंग फीचर आपको व्यू करने हैं क्योंकि इसको लेकर के यूपीएससी मेंस या स्टेट पीसीएस का जो मेंस होता है उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस में पूछ लिया जाएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कौन कौन से कंटिन्यूइंग फीचर्स हैं जो प्रेजेंट टाइम में भी फॉलो होते हैं। हड़प्पा जो साइट है वहां पर एक बहुत बड़ा ग्रेवयार्ड मिला है। यहाँ पर जितने भी लोगों को दफन कर रखा था उनकी जब डीएनए की टेस्टिंग की गई तो ये पता चला कि ये सारे जो लोग हैं वो एक ही डायनेस्टी को बिलोंग करते होंगे। यहाँ पर पेंटेड पोट्री मिली है, मदर गोडेस की एक इमेज मिली है। इसके अलावा यहाँ पर 12 ग्रेनरीज मिली है। ये जो 12 ग्रेनरीज थी वो इस तरीके से सिचुएटेड थी, 6 ग्रेनरीज एक साइड और 6 ग्रेनरीज एक साइड यहाँ पर सिचुएटेड थी, और यहाँ पर 6 ग्रेनरीज इस तरीके से और 6 ग्रेनरीज इस तरीके से। ये जो ग्रेनरीज थी इनके पीछे बैकयार्ड में छोटे छोटे बहुत ही स्मॉल कोटेज बने हुए हैं, तो इनसे ये अनुमान लगाया जाता है कि इन ग्रेनरीज में जो भी लोग वर्क करते थे उन लोगों के एक हैबिटाट डेवलप करने के लिए यहाँ पर ये स्मॉल कोटेज बनाए गए होंगे। इसके अलावा यहाँ पर स्वास्तिक का सिंबल भी मिलता है हड़प्पा साइट से। सेकेंड साइट है मोहनजोदाड़ो, जिसको माउंट ऑफ डेड्स के नाम से भी जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट के रूप में सिचुएटेड है मोहनजोदाड़ो। इसका एक्सकेवेशन किया था राखलदास बनर्जी ने, जिनको आरडी बनर्जी के नेम से भी जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सेकंड साइट है जिसका डिस्कवर किया गया, मतलब पहले नंबर पर हड़प्पा को एक्सकेवेट किया गया और सेकंड नंबर पर मोहनजोदाड़ो को। इसकी लोकेशन है इंडस रिवर जो है उसके बैंक के ऊपर ये सिचुएटेड है, और प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान का जो लड़काना डिस्ट्रिक्ट है वहां पर सिचुएटेड है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ से मिली है। सबसे पहले यहाँ पर ग्रेट ग्रेनरी मिली है, ओके। इसके अलावा ग्रेट बाथ यहाँ पर मिला है। ग्रेट बाथ को आप मैप के थ्रू, इमेज के थ्रू यहाँ पर व्यू कर सकते हो। ये जो ग्रेट बाथ है इसकी साइज है 39 इसकी लेंथ है, 23 इसकी विड्थ है और 8 इसकी डेप्थ है, ओके।
इससे ये पता चलता है कि इस ग्रेट बाथ, इस साइट का यूज किया जाता था जब भी कोई होली ओकेजन होता था, तो यहाँ पर कंप्लीट जो इनकी सोसाइटी होती होगी या ये जो सिटी थी, इस सिटी में जो भी लोग थे वो इस होली ओकेजन पर आकर के एक जगह पर होली बाथ करते होंगे, मतलब रिचुअल बाथ यहाँ पर किया जाता होगा। अब ये जो रिचुअल बाथ है वो एक कंटिन्यूइंग फीचर है। प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ पर छठ पूजा जब होती है, जब लोग इकट्ठे हो करके एक साथ होली डिप करते हैं। इसके अलावा कुंभ मेला जो होता है उसमें भी होता है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में गंगा सागर मेला होता है। इसके अलावा आपके एरिया में भी, जहाँ के आप हो, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ इस तरीके की रिचुअल बात होते होंगे। तो एक कंटिन्यूइंग फीचर है, प्रेजेंट टाइम में भी फॉलो किया जाता है। अब ये जो ग्रेट बाथ है, यहाँ पर इस ग्रेट बाथ का जो भी यहाँ पर जो इसका फाउंडेशन था, या फिर आप इसको ये वाला जो एरिया है इसको पॉलिश किया गया था ताकि यहाँ पर जो लीकेज है वो ना हो। तो इससे ये पता चलता है कि उन लोगों को पता था कि किस तरीके से चीज़ों को पॉलिश किया जाता है। अब ये जो पॉलिश इसलिए किया गया था ताकि वाटर प्रूफिंग हो सके, लीकेज ना हो। और ये जो वाटर प्रूफिंग करने के लिए उन्होंने बिटुमिन का यूज़ किया था, मतलब चारकोल और जिप्सम को मिला करके ये पॉलिश उन्होंने की थी। जॉन मार्शल ने इस साइट के लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया है। उन्होंने बोला है कि उस टाइम की, उस एरा की मार्वलस बिल्डिंग के रूप में सिचुएटेड है ग्रेट बाथ। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो से एक पशुपति सील मिलती है। पशुपति सील में जो पर्सन है वो एक योगिक पोजीशन में बैठा हुआ है, मतलब पद्मासन में पर्सन है, और उनके हाथों को यहाँ पर, पाँव को इस तरीके से मिला करके, और हाथ जो है वो यहाँ पर पाँव के ऊपर सिचुएटेड है। मतलब आप योगा एक्सरसाइज जब करते हो तो पद्मासन में जो आप बैठते हो, इस तरीके से पर्सन बैठा हुआ है, इस तरीके की सील मिली है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पर्सन है, इन्होंने यहाँ पर क्राउन पहन रखा है, और इसके आसपास में बहुत सारे जो जानवर हैं वो यहाँ पर शो कर रखे हैं। ये जो मोहनजोदाड़ो साइट है, वहां से एलिफेंट की स्कल मिलती है, हॉर्स के टीथ मिलते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो भी पॉपुलेशन थी, जो भी वहाँ के लोग थे, वो एलिफेंट और हॉर्स से अवेयर नहीं थे। उनको मतलब, अब इससे आपको लगता होगा कि एलिफेंट और टीथ के वहाँ पर अवशेष मिले हैं तो अवेयर तो होंगे नहीं। इससे ये पता चलता है कि कोई भी पर्सन इस एरिया से जाकर के किसी दूसरे एरिया में गया होगा और फिर यहाँ पर इन एनिमल्स की जो चीज़ें हैं वो अपने साथ में ले आया होगा ताकि उसका यूज़ किया जा सके अपने घरों को सजाने के लिए या किसी और काम के लिए। लेकिन वो जो लोग थे वो एलिफेंट, हॉर्स, इनसे अवेयर नहीं थे। ज़्यादातर जो चीज़ें जो यूनिक मिली हैं उन्हीं के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर और जो जानवर हैं उनकी खूब हड्डियाँ मिलती हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करने हैं क्योंकि वो तो अबेंडेंट मात्रा में यहाँ पर थे। जो यूनिक है उन्हीं को डिसाइड किया गया है। और जब एक दो, मान लो एलिफेंट की यहाँ पर किसी जगह पर स्कल मिली है या एक दो स्कल या बोन मिली है, इससे ये पता चलता है कि अगर यहाँ पर ज़्यादा संख्या में एलिफेंट होते तभी तो लगता ना कि वो अवेयर थे। एक दो मिली है मतलब बाहर से कहीं पर ये चीज़ें आई होंगी, यहाँ पर अबेंडेंट फॉर्म में ये एनिमल अवेलेबल नहीं थे। मोहनजोदाड़ो से एक आइडल मिली है, ब्रोंज आइडल, एक डांसिंग गर्ल की। और ये जो डांसिंग गर्ल की जो आइडल है, इसको लोस्ट वैक कास्टिंग टेक्निक के थ्रू बनाया गया है। मतलब एक ऐसा सांचा, उसमें मेटल को पिघला करके उसमें फिल किया गया और फिर बाद में जब ये जो सांचा, जो भी स्ट्रक्चर है, इसको ओपन कर दिया गया और उसके थ्रू ये जो गर्ल है उसको बनाया गया था। ये जो ब्रोंज आइडल को अगर आप व्यू करोगे, यहाँ पर इस तरीके की ये आइडल मिली है और ये ब्रोंज से बनी हुई है। इसमें जो ये आइडल है, इसको देखने पर ये लगता है कि जैसे वो डांसिंग पोस्चर में खड़ी हुई है, डांसिंग गर्ल। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि डांसिंग गर्ल जो है वो कौन सी साइड से मिली है। यहाँ पर इसका जो राइट हैंड है वो यहाँ पर उन्होंने अपनी वेस्ट पर रख रखा है। इसके अलावा जो उसका लेफ्ट हैंड है उस पर बहुत सारी उसने बैंगल्स पहन रखी है। यहाँ पर उसने बहुत सारी बैंगल्स पहन रखी है, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन उसका जो राइट हैंड है उस पर थोड़े से उसने कुछ ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं, गले में भी उसने ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं। इससे ये बात पता चलती है कि उस टाइम ज्वेलरी का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। ओके, तो ये जो ब्रोंज आइडल है ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता रखना है। और ये न्यूड फॉर्म में है, ये जो भी पिक्चर है वो न्यूड फॉर्म में है। इसके अलावा यहाँ पर पोस्ट क्रिमेशन बरियल मिलते हैं, मतलब पहले इंसान को दफनाया गया और उसके बाद में यहाँ पर उसको जलाया गया। इससे ये लगता है कि मतलब यहाँ पर कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिले हैं, मतलब लोगों को जो दाह संस्कार करना, जो क्रिमेशन करना है, वो यहाँ के लोगों को पता चल गया था कि किस तरीके से क्रिमेशन किया जाता है। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो से कॉटन के एविडेंस मिलते हैं।
मतलब इंडिया में कॉटन एग्रीकल्चर सबसे पहले इंडिया में स्टार्ट हुई थी। तो कॉटन के एविडेंस यहाँ पर मिलते हैं, कॉटन क्लॉथ के एविडेंस मिलते हैं। ओके, अब देखो ये जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं ये एक बार में आपको याद नहीं होंगी, बार बार आपको रिवीजन करना है और उसी के थ्रू ये सारी चीजें आपको बार बार याद रहने लग जाएंगी। यहाँ पर मोहनजोदाड़ो साइड से मेसोपोटामिया की 3 सिलेंड्रिकल सील्स मिली हैं। इससे ये बात पता चलती है कि इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करता था। आपको पता है कि मेसोपोटामिया जो साइट है वो ईरान में है। इससे ये पता चलता है कि ट्रेड था मेसोपोटामिया और मोहनजोदाड़ो जो साइट है उसके बीच में, और एक कंटिन्यूइंग फीचर है, आज भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रिस्ट किंग मिला है, इस तरीके की इमेज मिली है। ये जो प्रिस्ट किंग है उसको देख करके ये लगता है कि वो मेडिटेशन फॉर्म में है, और उसके अलावा उसने यहाँ पर ये देखो ये सोल पहन रखा है और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रखी है सोल के ऊपर। तो ये पता चलता है कि एम्ब्रॉयडरी जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही स्टार्ट हो गई थी। ओके, नेक्स्ट साइट है यहाँ पर देखो चुन्हू दारो जो है वो इंडस रिवर के ऊपर सिचुएटेड है और पाकिस्तान में जो सिंध एरिया है वहां पर है। ये जो चुन्हू दारो है वो एक इंडस्ट्रियल सिटी थी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बीड्स की फैक्ट्री मिलती है। अब बीड्स क्या होते हैं? बीड्स इस तरीके की होती हैं जिनको ऑर्नामेंट्स बनाने में जिनका यूज किया जाता है। प्रेजेंट टाइम में भी हम यूज करते हैं बीड्स का। ओके, ये देखो। इसके अलावा यहाँ पर इस तरीके के कुछ साइन मिलते हैं कि किसी कुत्ते ने किसी जो कैट है उसका पीछा करते हुए इस तरीके की कुछ साइन मिलते हैं। अब ये कैसे पता चला? वो लोग यहाँ पर ब्रिक बना रहे होंगे और उन ब्रिक के ऊपर 2 जो पाक के जो साइन है वो मिलते हैं कि आगे जो है वो किसी स्मॉल एनिमल के पा है, और उनके पीछे जो है वो कोई उससे बड़ा जो जानवर है थोड़ा सा बड़ा उसके पा यहाँ पर मिले हैं। तो उसको रिलेट किया गया है कि किसी छोटे जानवर मतलब किसी कैट के पीछे जो डॉग है वो उसका चेज कर रहा था, और इसी की तरीके की साइन मिले हैं। अब वो जो यहाँ पर ब्रिक्स बनाई जा रही थी वो बिल्कुल कच्चे स्टेज में होंगी, जिसकी वजह से ही ये जो पाक के साइन है वो यहाँ पर इनके ऊपर प्रिंट हो गई। ये जो चुन्हू दारो जो साइट है इसका एक्सकेवेशन किया था एनजी मजूमदार ने। ऐसा बोला जाता है कि एनजी मजूमदार को डेकोइट्स ने मार दिया था। कारण क्या था कि जब एनजी मजूमदार इस साइट को एक्सकेवेट कर रहे होंगे तो डेकोइट्स को लगा होगा कि ये यहाँ से कुछ निकाल रहे हैं, कुछ वेल्थ यहाँ पर छुपा रखा होगा, क्योंकि उस टाइम बैंक तो इतने होते नहीं थे। तो बैंक यहाँ पर उन्होंने कुछ वेल्थ छुपा रखी होगी, इसको ये यहाँ से निकाल रहे हैं। लेकिन एनजी मजूमदार तो उस साइट को एक्सकेवेट कर रहे थे, और ये पता चलता है कि जब उन डेकोइट्स को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है तो लास्ट में उनको लगता है कि एनजी मजूमदार उनसे छुपा रहा है और वो उनको मार देते हैं। ये जो साइट है चुन्हू दारो, यहाँ से एक स्मॉल पोर्ट की डिस्कवरी होती है, जिससे ये लगता है कि मान लो कोई इंक वेल है, मतलब शाही की कोई दवात है, उसको देख करके ऐसा लगता है। इसके अलावा चुन्हू दारो से लिपस्टिक के एविडेंस भी मिलते हैं और कार्नेलियन जो बीड्स हैं उसके एविडेंस भी मिलते हैं। नेक्स्ट साइट है लोथल साइट। ये जो लोथल साइट है वो लेट हड़प्पन साइट है। उसका एक्सकेवेशन किया था रंगनाथ राव ने, जिसको एसआर राव के नाम से भी जानते हैं। इनकी लोकेशन है गुजरात में। गुजरात जो हमारा स्टेट है वहाँ पर भोगवा रिवर फ्लो होती है, और उस भोगवा रिवर के बैंक के ऊपर सिचुएटेड है लोथल साइट। ये जो लोथल साइट है वो भी एक कमर्शियल साइट है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया चुन्हू दारो जो साइट है उसी की तरह। और यहाँ पर भी बीड्स की फैक्ट्री मिलती है, मतलब जिस बीड्स का प्रोडक्शन चुन्हू दारो में होता था उसी तरीके से बीड्स का प्रोडक्शन होता था लोथल साइट में। लोथल जो है वहां पर एक डॉकयार्ड के एविडेंस मिलते हैं, मतलब एक छोटा सा पोर्ट जो है उस टाइम के अकॉर्डिंग तो काफ़ी लार्ज होगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर कंपैरिजन करें तो वो छोटा स्मॉल लगता है। लेकिन एक डॉकयार्ड के साइन मिलते हैं जिससे ये लगता है कि इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करता था। और यहाँ पर पर्शिया की सील मिलती है। ये जो पर्शिया की सील है वो बटन की तरह, बटन मतलब जैसे आप अपने जो आपके जो क्लोथ होते हैं उनके ऊपर जो बटन लगे होते हैं उसी तरीके की ये सील थी। अब इन सारी चीज़ों से पता चलता है कि इंटरनेशनल ट्रेड उस टाइम हुआ करता था। इसके अलावा ये जो लोथल साइट है वहाँ से राइस के एविडेंस भी मिलते हैं। ओके, अब ज़्यादातर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं वहाँ पर जो घर हैं, जो हाउस हैं, उनके गेट जो हैं वो मेन जो रोड जो होती है उस पर नहीं खुलते हैं। लेकिन लोथल साइट में जो हाउस के जो गेट हैं वो मेन रोड पर खुलते हैं। ये इंपॉर्टेंट अलग यूनिक फीचर है, आपको ध्यान में रखना है।
यहाँ पर डबल बरियल भी है, मतलब मेल और फीमेल को साथ साथ यहाँ पर दफनाया गया है। इस तरीके के एविडेंस यहाँ पर मिले हैं। क्रिमेशन साइट मिली है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर चक्की के साइन भी मिले हैं, मतलब दो पहिए, दो व्हील्स जो हैं उनको एक तरीके से एक के ऊपर एक रख करके, जैसे चक्की जो होती है उसमें दो जो पहिए होते हैं पत्थर के, जो इस तरीके के व्हील टाइप बनाए जाते हैं एक के ऊपर एक रख करके, उनको यहाँ पर लकड़ी का कुछ इस तरीके से दोनों को जॉइंट करके उसके बीच में जब अनाज डाला जाता है तो उससे यहाँ पर निकलता है फ्लोर, आटा निकलता है। तो इसी तरीके के एविडेंस यहाँ पर लोथल साइट से मिलते हैं। नेक्स्ट साइट है धोलावीरा साइट। धोलावीरा साइट जो है वो गुजरात में सिचुएटेड है और उसका एक्सकेवेशन किया था R.S. बिस्ट ने। ये एक तरीके से न्यूली एक्सकेवेटेड साइट है, मतलब इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन की न्यूली साइट है जिसका एक्सकेवेशन किया गया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये किसी भी रिवर के बैंक के ऊपर सिचुएटेड नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की ज़्यादातर साइट को जब हम देखते हैं तो वहाँ की जो सिटी है वो दो पार्ट में बटी हुई है। एक जो है वो सिटाडेल वाला पार्ट है, मतलब अपर पार्ट, ऐसा लगता है कि उस सिटी को जो लोग गवर्न करते थे वो लोग वहाँ पर रहते होंगे। और दूसरा जो है वो नॉर्मल एरिया है, मतलब वहाँ पर जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वो रहती होगी। लेकिन धोलावीरा साइट जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। मतलब इस साइट को जब आप व्यू करोगे तो सबसे पहले ईस्टर्न पार्ट पे कुछ घर बने हुए हैं, कुछ जगह बनी हुई थी, फिर बीच में यहाँ पर कुछ नहीं है, फिर मिडिल पार्ट में कुछ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है, फिर कुछ नहीं है, और फिर वेस्टर्न पार्ट पर यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन है। इसी तरीके की जो एविडेंस है वो हरियाणा में जो राखी गढ़ी जो साइट मिली है वहाँ पर भी 3 पार्ट्स में डिवाइड जो सिटी जो है, या 3 पार्ट्स में डिवाइड यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट हुआ वो 3 पार्ट्स में हुआ था, 3 फेजेस में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो धोलावीरा साइट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सिचुएटेड है। ओके, इसके अलावा हमने ये देखा कि किसी भी रिवर के बैंक पर सिचुएटेड नहीं था, इसलिए यहाँ पर 16 आर्टिफिशियल पॉन्ड्स के एविडेंस मिलते हैं। मतलब यहाँ पर जो भी वाटर है उसको स्टोर किया जाता था। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यहाँ का यूनिक फीचर है और उस वाटर का यूज़ किया जाता होगा फिर इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, और जो डेली वर्क में जो भी वाटर की ज़रूरत होती है उन सभी के लिए। इसके अलावा यहाँ पर स्टेडियम के एविडेंस मिलते हैं धोलावीरा में। यहाँ पर एक पॉलिश्ड साइन बोर्ड मिलता है, मतलब स्टेडियम मतलब वहाँ पर गेम होते होंगे। पॉलिश्ड साइन बोर्ड मतलब कुछ ऐसा पत्थर उसको ऊपर पॉलिश कर रखा था, मतलब उनको पॉलिशिंग के बारे में पता था। और यहाँ पर जो भी गेम होता होगा उस गेम का स्कोर, ऐसा माना जाता है कि इस बोर्ड के ऊपर उस गेम का स्कोर लिखा जाता होगा। ठीक है, तो ये धोलावीरा से रिलेटेड फैक्ट से। नेक्स्ट साइट है कालीबंगा साइट। कालीबंगा साइट का एक्सकेवेशन किया गया था अलमानंद घोष ने, बीबी लाल ने और इसके अलावा बीके थापर, इन तीनों ने मिलकर के इस साइट को खोजा था। इसकी लोकेशन है राजस्थान का जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो पाई गई हैं, इसमें सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में यहाँ पर ब्लैक बेंगल्स पाई गई है। इसीलिए कालीबंगा जो वर्ड है इसका अर्थ ही ये है, मीनिंग ही ये है कि ब्लैक बेंगल्स। ओके, और यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में ब्लैक बेंगल्स पाई गई हैं। इसके अलावा कल्टीवेटेड जो लैंड्स है, कल्टीवेटेड लैंड्स के एविडेंस मिलते हैं यहाँ पर। डबल क्रॉप्स के, मतलब एक साथ दो क्रॉप्स यहाँ पर उगाई जाती थी। ओके, इसके अलावा वुड ड्रेनेज के एविडेंस मिलते हैं, रो ब्रिक्स के एविडेंस मिलते हैं, ऑर्नामेंटेड ब्रिक्स के एविडेंस मिलते हैं, और एक ऐसी स्कल मिलती है उसमें 6 होल्स हैं, मतलब एक स्कल मिली है उसमें 6 होल्स हैं। इससे पता चलता है कि सर्जरी के एविडेंस भी कालीबंगा साइट से मिलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा की लोकेशन है गुजरात में और यहाँ पर हॉर्स के स्केलेटन मिलते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट नोट, हमने पहले भी डिस्कस किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे वो हॉर्स से इनसे अवेयर नहीं थे, फेमिलियर नहीं थे, मतलब यहाँ पर अबेंडेंट नंबर में ये जो एनिमल है वो प्रेजेंट नहीं थे। नेक्स्ट साइट है कुनाल साइट, ये हरियाणा में है और यहाँ पर 2 सिल्वर क्राउन मिलते हैं और लेपिस लाजुली मिलता है। ओके, सिल्वर क्राउन मिलने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो किंग डायनेस्टी जो थी वो एग्जिस्ट करती थी। नेक्स्ट साइट है दैमाबाद। दैमाबाद महाराष्ट्र में बिलोंग करती है और हमें पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सर्दर्न मोस्ट साइट है वो दैमाबाद ही है। यहाँ पर 4 ब्रोंज चैरियोट जो है वो मिलते हैं, 4 ब्रोंज चैरियोट। रोजड़ी जो साइट है वो गुजरात में है और यहाँ पर एलिफेंट बोन के एविडेंस मिलते हैं और ग्राफिटी भी यहाँ पर मिलती है।
रोपड़ जो साइट है वो पंजाब में है और यहाँ पर ह्यूमन के साथ में डॉग को ब्रीड किए गए एविडेंस मिलते हैं। इससे क्या पता चलता है कि देखो, या तो यहाँ पर दोनों जो लोग हैं वो एक साथ, मतलब जो डॉग एनिमल है वो और जो ह्यूमन है वो एक साथ कहीं पर उनकी डेथ हो गई होगी, इसलिए उनको बरी कर दिया होगा। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि वो एक तरीके से मतलब डेथ के बाद में पुनर्जन्म में जो रीबर्थ जो होता है उसको वो लोग मानते थे, इसीलिए पर्सन के साथ में जो भी पेट एनिमल था उनको उनके साथ में दफनाया गया, ताकि डेथ के बाद में जो है जब आपका रीबर्थ होगा तो आपके साथ में ये भी जन्म लेगा। इससे ये बात पता चलती है। और नेक्स्ट साइट है अमरी साइट। ये अमरी साइट जो है वो पाकिस्तान के सिंध में एग्जिस्ट करती है और यहाँ पर राइनो के एविडेंस मिलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट्स को स्टडी करने के बाद में अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में सोसाइटी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, ट्रेड, इन सब की क्या कंडीशन थी। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टाउन प्लानिंग के बारे में। आप सभी को पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने वेल प्लान्ड टाउन प्लानिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। जब भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो टाउन्स हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, उनको हम व्यू करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उस टाइम के जो टाउन्स हैं वो मेजॉरिटी में दो पार्ट्स में बटे हुए होते थे। जो ईस्टर्न पार्ट है टाउन का वो कॉमन पीपल के लिए होता था और जो वेस्टर्न पार्ट है वो एक हाइट पर बना होता था जिसको सिटाडेल या फोर्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन टाउन का जो ईस्टर्न पार्ट और या फिर हो वेस्टर्न पार्ट, दोनों ही जो पार्ट हैं वो एक वॉल से प्रोटेक्टेड होते थे, एक वॉल से सराउंडेड होते थे। ये चीज़ें हमें शो करती हैं कि उस टाइम के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अवेयर थे। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट्स को स्टडी किया था तो हमने एक ऐसी साइट को स्टडी किया था जिसमें हमने ये देखा था कि उसका जो टाउन है वो 3 पार्ट में बटा था। तो उस सिटी का, उस साइट का जो नेम है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उस टाइम जो टाउन्स हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में जो टाउन्स हैं वो ग्रिड पैटर्न में बसे होते थे। इसके अलावा टाउन्स में जो हाउसेस थे उनके जो गेट हैं वो कभी भी मेन रोड पर ओपन नहीं होते थे। लेकिन यहाँ पर आपको एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगा कि लोथल जो साइट है वहाँ पर हमें जो गेट्स हैं, हाउसेस के जो गेट्स हैं वो ओपन रोड पर, मेन रोड पर ओपन होते हुए दिखते हैं। जो भी हमें यहाँ हाउसेज मिले इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उनमें 3 से 4 रूम मिले, किचन मिली, ओपन एरिया मिला, वेल्स मिले। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम के जो लोग हैं उनको स्टेयर्स की भी नॉलेज थी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात अगर हम करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में रो एंड बेक्ड दोनों तरीके की ब्रिक्स यहाँ पर यूज की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने प्रॉपर वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थी और ये एक रेगुलर पॉइंट है जिसको आज भी हम हमारी सोसाइटी में फॉलो करते हैं। लेकिन जो भी वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम था उसको प्रॉपर ढंग से ब्रिक्स से कवर किया जाता था। ड्रेनेज सिस्टम आप समझ गए होंगे ना, प्रेजेंट टाइम में जो निकासी व्यवस्था हमारे जो हाउसेज में आज भी आप देख रहे होंगे कि किचन का, बाथरूम का जो भी वेस्टेज वाटर होता है उसको प्रॉपर तरीके से घर से बाहर निकाला जाता है और फिर नालियों के थ्रू सिटी के बाहर उसको प्रॉपर तरीके से एक एरिया में उसको सेटल किया जाता है। इसी तरीके का जो प्रोसीजर है उस टाइम फॉलो किया जाता था और ये भी ध्यान रखा जाता था कि प्रॉपर ढंग पर, एक प्रॉपर डिस्टेंस पर कुछ इंस्पेक्शन होल बनाए जाते थे ताकि इन इंस्पेक्शन होल के थ्रू इस ड्रेनेज सिस्टम को टाइम टू टाइम व्यू किया जा सके, ताकि यहाँ पर जो वेस्टेज है, जो कचरा है, वो यहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट ना कर सके। तो ये तो हमने देखा टाउन प्लानिंग की बात। अब हम डिस्कस करते हैं कि उस टाइम पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उस टाइम पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, सिर्फ ये प्रोबेबली एक अनुमान लगाया जाता है कि उस टाइम जो एडमिनिस्ट्रेटर जो होता था सोसाइटी का वो एक पुरोहित क्लास से होता था। मतलब पुरोहित क्लास जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर का उस टाइम रोल प्ले करती थी। अब बात कर लेते हैं सोशल कंडीशन की। उस टाइम जो सोसाइटी थी उसके लिए भी अनुमान लगाया जाता है कि जो सोसाइटी थी वो मैट्रियार्कियल सोसाइटी थी, मात्र सत्तात्मक सोसाइटी थी। इसका मेन कारण ये है कि हमें ह्यूज अमाउंट में, बहुत बड़ी संख्या में मदर गोडेस की आइडोल्स मिली हैं, मदर गोडेस की मूर्तियां मिली हैं। उस टाइम के जो मेल और फीमेल जो हैं वो दोनों ही ज्वेलरी पहनते थे, क्योंकि बहुत सारी जो हमें मूर्तियां मिली हैं उसमें हमने देखा है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही ज्वेलरी कैरी किया करते थे। उस टाइम की जो सोसाइटी है वो काफ़ी पीसफुल सोसाइटी थी, क्योंकि जो हमें वेपन्स हैं वो काफ़ी लिमिटेड संख्या में मिले हैं। इसके अलावा जो पीपल थे वो वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों ही थे।
फेवरेट गेम्स की अगर हम बात करें तो चेस, हैंड फाइटिंग, कॉक फाइटिंग, ये उनके इम्पोर्टेंट गेम हुआ करते थे। उस टाइम के जो लोग हैं वो योगा और मेडिटेशन की भी उनको नॉलेज थी। ब्लैक मैजिक को सुपरस्टिशियस लोग थे। इसके अलावा फंडल की अगर हम बात करें तो 3 मेथड वो लोग फॉलो करते थे। या तो बॉडी को बर्न जला देते थे, या फिर उसको बरीड दफना देते थे, या फिर सेमी फंडल। सेमी फंडल में क्या होता है कि जो भी बॉडी होती है उसको पहले एनिमल या बर्ड्स के लिए ओपन में रख दिया जाता है। उसके बाद में जो उस बॉडी के बचे हुए जो पार्ट होते हैं उसको बरीड कर दिया जाता है। और इस तरीके का प्रोसीजर आज भी राजस्थान में जो दादू दयाल सेक्ट है उस सेक्ट के लोग आज भी इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। लोथल जो साइट है वहां से हमें 3 कपल ग्रेव्स मिलती हैं। इसके अलावा कालीबंगा से हमें एक ऐसी कपल ग्रेव मिलती है जिसको जब एक्सकेवेटेड किया गया तो उसको व्यू करने पर ऐसा लगता है कि ओनर किलिंग जो है वो उस टाइम भी फॉलो की जाती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग को स्टडी करने के बाद में अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमी, ट्रेड एंड अदर कंडीशन के बारे में। सबसे पहले इकोनॉमिक कंडीशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में इकोनॉमी जो थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी। इसके अलावा उस टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर में सरप्लस प्रोडक्शन होता था। सरप्लस प्रोडक्शन, इस वर्ड को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो मान लो 1 ईयर में आपको जरूरत है 10 kg वीट की, लेकिन आपके यहाँ पर प्रोडक्शन होता है 1 ईयर में वीट का 100 kg। इस 100 kg में से आप 10 kg वीट को कंज्यूम कर लोगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा 90 kg जो प्रोडक्शन हुआ है उसी को बोला जाता है सरप्लस प्रोडक्शन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में जो सरप्लस प्रोडक्शन होता था उसको स्टोर करने के लिए किसी एरिया की जरूरत होती होगी। और जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स को स्टडी तब हमने देखा था कि हमें वहां पर बहुत बड़ी बड़ी कई साइट्स पर बहुत बड़ी बड़ी ग्रेनरीज भी मिली थी। अब ऐसा तो है नहीं कि आप हमेशा उनको स्टोर करके रखोगे। एक टाइम के बाद में जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ है उसको आप कहीं ना कहीं सेल करोगे, और सेल करने से क्या होगा, ट्रेड स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि जब भी आप किसी स्टेटमेंट को स्टडी करो उससे रिलेट करने की स्टडी करने की कोशिश किया करो कि ये जो स्टेटमेंट है इससे क्या क्या कंक्लूजन और निकल सकता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो आपको रटना नहीं है, आपको समझ के स्टडी करनी है ताकि लॉन्ग टर्म तक हर चीज को आप रिलेट कर पाओगे। अब देख लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में कौन कौन सी मेन क्रॉप्स हुआ करती थी जिनका प्रोडक्शन किया जाता था, जिसमें वीट, रागी, बार्ले, पी, चना जिसको ग्राम बोलते हैं, और मस्टर्ड, सरसों। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम के जो लोग थे उनको राइस और बाजरा इनके बारे में नॉलेज नहीं थी, उनके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। लेकिन जो लोथल साइट है वहाँ से हमें राइस के एविडेंस मिलते हैं, और गुजरात में जो रंगपुर साइट है वहाँ से भी हमें राइस हस्क के एविडेंस मिलते हैं। रंगपुर जो साइट है वो पोस्ट हड़प्पन पीरियड साइट है, मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो एक्सट्रीम टाइम पीरियड था उसके बाद में रंगपुर साइट डेवलप हुई थी। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उस टाइम में हमें इरिगेशन सिस्टम के भी एविडेंस मिलते हैं। अफगानिस्तान में एक शोरतुगी एक साइट है और वहाँ से हमें कैनाल के एविडेंस मिलते हैं। ये जो शोरतुगी जो साइट है वो ओक्सस रिवर के बैंक पर सिचुएटेड थी। इसके अलावा जो धोलावीरा साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक इम्पोर्टेंट साइट के रूप में, वहाँ पर हमें 16 आर्टिफिशियल पॉन्ड मिलते हैं, मतलब वाटर को स्टोर किया जाता था और बाद में उस वाटर का यूज़ किया जाता था अदर फैक्टर के लिए। यहाँ पर अगर हम देखें, अब बात आती है एनिमल की, तो वो लोग जो है वो एनिमल को भी पालते थे, उनकी टेमिंग किया करते थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्स, बफेलो, गोट, सीप, रैबिट और पिग, ये जो एनिमल्स हैं इनके बारे में उनको जानकारी थी। लेकिन अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे एनिमल जिनके बारे में उनको जानकारी नहीं थी, तो हॉर्स, एलिफेंट और कैमल, इनके बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को जानकारी नहीं थी। अब बात आती है ट्रेड की। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरीके का ट्रेड हुआ करता था। एक सारगोन इंस्क्रिप्शन मिलता है और उस सारगोन इंस्क्रिप्शन में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको मेलुआ नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मिलता है इस सारगोन इंस्क्रिप्शन में कि मेलुआ जो जगह है वो सिंडोन के ट्रेड के लिए फेमस थी। सिंडोन जो है वो कॉटन के लिए वर्ड यूज किया जाता था। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया में ही सबसे पहले कॉटन को फर्स्टली कल्टीवेटेड किया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके अलावा वहाँ पर किस ट्रेड का, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में किस चीज का ट्रेड किया जाता था, वो यहाँ पर सारगोन इंस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर के यहाँ पर लिखे हुए हैं।
अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की, तो उस टाइम करेंसी सिस्टम नहीं था, बार्टर सिस्टम था। मतलब आपने गेहूं पैदा किए, सामने वाले ने मटर पैदा किए, तो आपने यहाँ पर गेहूं दिए और बदले में लिए मटर, अगर आपको जरूरत है तो। मेटल इंडस्ट्री उस टाइम अच्छे से डेवलप थी। कॉपर प्लस टिन दोनों को मिलाकर के बनाया जाता था ब्रोंज, और ब्रोंज का इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में काफी ज्यादा यूज होता था, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रोंज सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। बालाकोट जो जगह है वहां पर कोंच शेल इंडस्ट्री जो है वो काफी फेमस डेवलप हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनको आयरन के बारे में, लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। लगभग 100 BC के टाइम जो है वो आयरन का डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद में एक तरीके से काफी ज्यादा रिवॉल्यूशन होता है हर सेक्टर में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में रिलीजियस कंडीशन क्या थी। तो उस टाइम के जो लोग थे वो पॉलीथिज्म थे, मतलब बहुदेववाद। हर तरीके से जो भी देवी देवता के जितने भी रूप हैं उन सभी को वो लोग पूजते थे। बर्ड्स और एनिमल्स को भी वो लोग पूजते थे। इसके अलावा सोल में, आत्मा में बिलीव करते थे, और इटरनल सोल मतलब जो आत्मा है वो शाश्वत है, हमेशा जिंदा रहती है। ये जो फैक्ट है इसमें वो लोग बिलीव करते थे। इसके अलावा कर्मा थ्योरी में, रीबर्थ में, पुनर्जन्म में, कि ये नहीं बोलते आज प्रेजेंट टाइम में भी आप सुनते होंगे कि इस जन्म में, इस बर्थ में आपने जो जो अच्छे काम किए हैं वो आपको नेक्स्ट बर्थ में भी देखने को मिलेगा। ओके। इसके अलावा मदर गॉडेस और मेल डाइटीज जो होते थे, मतलब महिलाओं की भी और पुरुषों की भी, जो भी पुरुष देवता है और महिला देवी हैं, उन सभी की वो लोग पूजा किया करते थे। मोहनजोदारो जो इम्पोर्टेंट साइट है, वहां पर हमें पशुपति, सील ऑफ पशुपति मिलती है, जिसको सर जॉन मार्शल ने प्रोटोसिवा भी बोला है। इसके अलावा वो जो लोग थे वो ट्रीज एंड प्लांट्स, इन सब की भी पूजा किया करते थे। एनिमल सेक्रीफाइस को भी वो लोग मानते थे। ओके। कालीबंगा में हमें कुछ फायर पिट्स मिले हैं, फायर अल्टर्स मिलते हैं। इससे पता चलता है कि वो जो लोग थे वो यज्ञ, हवन, ये जो भी प्रोसीजर है, ये जो भी वर्शिप का एक तरीका है, इन सब को भी फॉलो किया करते थे। अब बात आ जाती है स्क्रिप्ट की। उस टाइम जो लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम जो लोग थे, उनको स्क्रिप्ट की नॉलेज थी, मतलब लिखने का उनको ज्ञान था, लेकिन उन्होंने क्या लिखा वो आज तक नहीं पढ़ा गया है, समझ में नहीं आया है। ये बोला गया है कि उनकी जो स्क्रिप्ट थी, उनकी जो लिपि थी, वो पिक्टोग्राफिक थी। जैसे कि आज आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो और आप आंसर देने के लिए, जैसे आपको पता है कि सामने से मैसेज आपके पास में आया, आपको लगा, आप खुश हुए उस मैसेज को पढ़ के, तो आपने जो हंसने वाला इमोजी है वो सेंड कर दिया। तो इसी तरीके की उनकी स्क्रिप्ट है। उनकी जो स्क्रिप्ट है, उनकी जो रिटन एविडेंस जो हमें मिले हैं, उसमें 375 से 400 तक हमें पिक्टोग्राफ्स और सिम्बल्स मिले हैं। और इसमें सबसे मैक्सिमम जो सिंबल का यूज़ किया गया है वो फिश का है। मोस्ट पॉपुलर पिक्चर का इसमें यूज़ किया गया है। इनकी जो भी स्क्रिप्ट है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, लेकिन इनकी जो स्क्रिप्ट है उसको एक इंपॉर्टेंट वर्ड के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं बोस्टोफिडोन। बोस्टोफिडोन क्या होता है? हमारी जो देवनागरी स्क्रिप्ट है, जिसपे हिंदी लैंग्वेज को हम लिखते हैं, तो उसको हम स्टार्टिंग ऐसे राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, उसके बाद में यहाँ खत्म हुआ, उसके बाद में दोबारा से राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, उसको सबसे पहले तो राइट टू लेफ्ट स्टार्ट किया जाता है, और उसके बाद में क्या किया जाता है कि यहीं से वो स्टार्ट हो जाएगी, फिर यहाँ जो खत्म हुई वहीं से स्टार्ट हो रही है। इस तरीके से उनकी जो स्क्रिप्ट है वो इस तरीके से वर्क कर रही है, और उसको बोस्टोफिडोन के नाम से जानते हैं, राइट टू लेफ्ट। ओके। नेक्स्ट बात आती है उस टाइम में सील्स और स्कल्पचर की, मतलब कौन कौन सी हमें वहां से आइडोल्स, मूर्तियां मिली हैं, और किस टाइप की वहां पर सील यूज की जाती थी। सील क्या होता था? सील क्या होती है कि आप अगर देखो कि प्रेजेंट टाइम में भी आप कोई भी आपने सामान खरीदा, उस सामान के ऊपर कोई सील लगी हुई है, कोई मोहर लगी हुई है, तो ब्रांड की मोहर है। मान लो आपने कोई कपड़ा खरीदा और आपने जो कपड़ा है किसी अच्छे ब्रांड का खरीदा, उस कपड़े की एक स्टिकर लगा हुआ है, तो आप समझ जाते हो कि हाँ ये इस ब्रांड का है। तो उस टाइम में भी ऐसा ही होता होगा कि अलग अलग सेक्टर के लिए, अलग अलग एरिया के लिए, अलग अलग ब्रांड के लिए कुछ सील यूज़ की जाती होंगी, एक ठप्पा यूज़ किया जाता होगा, मोहर यूज़ की जाती होगी। और इस तरीके की जो सील है, जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की हर साइट को स्टडी किया तो हमें इस तरीके की सील जो है वो हर एरिया में मिली है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ज़्यादातर जो सील है वो स्क्वायर शेप में हुआ करती थी।
अब बात आती है आइडोल्स की, मतलब मूर्तियों की। तो हमें जो मूर्तियां हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में मेटल की भी मिली है, स्टोन की भी मिली है और टेराकोटा की भी मिली है। टेराकोटा क्या होता है कि जो सैंड होती है, जो मिट्टी होती है, उसको पका करके जो मूर्तियां बनाई जाती हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मोहनजोदाड़ो जो साइट है वहां से हमें ब्रोंज में डांसिंग गर्ल की एक आइडोल मिली है। हमने जब साइट डिस्कस किया था तब इसकी जो इमेज है वो आपको शो भी की थी, लास्ट वीडियो में जाकर के आप इसको व्यू कर सकते हो। दैमाबाद में हमें एक चैरियट मिलता है, मतलब एक रथ मिलता है। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो में हमें प्रिस्ट किंग की जो आइडोल है वो भी मिलती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आइडोल ऑफ मदर गोडेस एंड योगीज फाउंड इन ह्यूज अमाउंट मेड ऑफ टेराकोटा। टेराकोटा से बनी हुई बहुत सारी मूर्तियां हमें अलग अलग जगह से मिलती हैं। तो ये हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो हर सेक्टर में किस टाइप पे, रिलीजियस एरिया में क्या कंडीशन थी, ट्रेड के एरिया में क्या कंडीशन थी, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात आती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जब इतनी अच्छे से डेवलप सोसाइटी थी तो फिर वो अचानक से खत्म कैसे हो गई। अब इसको लेकर के जो हिस्टोरियन जो हैं वो अपनी अपनी तरफ से अलग अलग बात रखते हैं। जैसे कि कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, हमने डिस्कस किया कि काफ़ी पीसफुल सोसाइटी थी और इसके ऊपर अचानक से जो आर्यंस हैं वो अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो अचानक से खत्म हो जाती है। कुछ हिस्टोरियंस का ये बोलना है कि यहाँ पर जो फ्लड आ गई थी और फ्लड की वजह से ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं उन्होंने अपने आप को यहाँ से रिप्लेस कर लिया और अदर एरियाज में जाकर के वो सेटल हो गई। कुछ लोगों का ये भी बोलना है कि यहाँ पर जो भी रिवर फ्लो होती थी उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, जिसकी वजह से भी ये लोग जो है इस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले गए। कुछ बीमारी का कारण बताते हैं। सब हिस्टोरियन जो हैं उन्होंने अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी बातें रखी हैं। तो ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि किन किन बेसिस पर ये माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का किस वजह से डिग्रेडेशन हुआ था। तो ये हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट किया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू।